शुरू हो गया है, चलो कोई मसला नहीं। खैर अच्छा जी, इनपुट के डेफिनेशन में आए तो पेज नंबर 437 पे चल रही थी इनपुट की डेफिनेशन। बल्कि ठहर जाए, न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लें। चैप्टर 19 में आए। वजाहत एज 48 years is a marketing manager in Ayap Private Limited, a company engaged in page 379 manufacture and supply of tissue papers. The details of monthly involvements during the year ended 30 2021 are as under: basic salary 70,000, DNS allowance 10,000। भाई बेसिक सैलरी पूरी ऐड होगी, DNS अलाउंस पूरा ऐड होगा, और कन्वेंस अलाउंस 8,000, ये भी पूरी ऐड होंगी सारी चीजें। इन एडिशन टू दिस वजाहत वाज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: प्रोविडेंट फंड 8400, नो प्रॉब्लम इन दिस। रीइंबर्समेंट ऑफ बिजली के बिल ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 60,000, ये भी सैलरी में ऐड होगा। बिजली के बिल किसके होंगे? उसके घर के होंगे, तो ये एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये भी सैलरी में ऐड होगा। कुछ भी नहीं था इसमें, जान नहीं थी। पॉइंट 1 में आ जाए। पॉइंट 1 में ना वजाहत रिसीव्ड नेट डिविडेंड ऑफ 78,200 फ्रॉम बीईई लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो डिविडेंड आपको पता है फाइनल टैक्स रिजीम होता है, विद होल्डिंग टैक्स एंड ज़कात डिडक्टेड फ्रॉम डिविडेंड अमाउंटेड टू 9200 एंड 4600 रिस्पेक्टिवली। अगली बात ही ऑल्सो है, मतलब कि ये बिल्कुल कोई डिफरेंट बात होने लगी है, तो इसलिए अगली बात को इग्नोर करें। अच्छा, तो मोहतरम ये डिविडेंड बोले कितना है? ग्रॉस है या कट कटा के मिला है? कट कटा के मिला 78,200। अच्छा, ये की क्वेश्चन आपको मैंने करवाई थी, ये मैंने ऑलरेडी नोट की हुई थी आपके लिए। तो ये की क्वेश्चन मैंने आपको करवाई थी, ये आपको याद होगी। नेट कितना मिला कट कटा के? डेटे की तरफ देखें, किताब पे देखें ना, नेट कितना मिला लिखा हुआ 78,200 के साथ कोई नेट है। अच्छा, ग्रॉस मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है। टैक्स गिवन है, ये एक दिन किया था, बल्कि इसमें एक्स मिसिंग था और ये 15% ऑफ एक्स लिया था मैंने, फॉर्मूला जिसने ये नोट किया था, और ज़कात। ओके, अब मोहतरम ग्रॉस डिविडेंड निकला है 92,000। अब इस डेटे का करना क्या है? वो जो सवाल था ना, उसमें बिजनेस के प्रॉफिट्स में डिविडेंड इनकम पड़ा हुआ था, इसलिए हमने सोचा था कि नेट डिविडेंड प्रॉफिट्स में पड़ा हुआ है, पहले उसे उल्टाओ। आज उल्टाने वाला कोई सीन नहीं था। उल्टाने वाला इसलिए सीन नहीं है कि सवाल में हम प्रॉफिट से शुरू ही नहीं कर रहे, सवाल में तो कहीं दिया ही नहीं हुआ कि ये बिजनेस के प्रॉफिट्स में डिविडेंड इनकम पड़ा हुआ है। तो उस दिन मैंने उल्टाया भी था, और जिस तरह टैक्स वाले चाहते थे उस तरह रिकॉर्ड भी किया था। आज उल्टाने की जरूरत नहीं है। अब आपने करना क्या, सिर्फ एक बार याद रखिएगा, ग्रॉस डिविडेंड का ना कुछ नहीं करना होता, इसको इग्नोर करना होता है। नहीं, इस 92,000 का पूरे सवाल में कुछ नहीं करना होता, इसके टैक्स से खेलना होता है सिर्फ। इस 92,000 का सवाल में कुछ नहीं करना होता। और एक और चीज ना सोचिएगा यार, कि 92,000 पे 10% 9200 बनता है, और हमारा टैक्स रेट तो 15% है। वो पुराने लॉ में ये सवाल आया था, आजकल जो पेपर आ रहे हैं आईकेप्स को इंश्योर करते हैं कि टैक्स 15% ही निकाले। तो बहरहाल अगर कभी खुद टैक्स निकाल के दे दे तो फिर आप उसको यूज भी कर सकते हैं, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। तो बहरहाल ये 10% इस वजह से आ रहा है कि शायद कोई पुराना सवाल आया हुआ है, तो इस वजह से ये 10% के बराबर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे बता दें सिर्फ मैं ग्रीन सिग्नल किसको दूंगा? मैं सिर्फ ग्रीन सिग्नल दूंगा 9200 को और 4600 को। और 4600 और 9200 के साथ करना क्या है ये सुन लें। 4200 ज़कात है और 9200 क्या है? टैक्स। कोई उल्टाना शुल्टाना नहीं है किसी चीज को, कोई बिजनेस के प्रॉफिट्स में कुछ नहीं पड़ा हुआ। आपने सिर्फ क्या करना है, आप न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट वाले उस पर जाना है, और लकीली ये पहले से ही हाईलाइट हुए हैं। ज़कात में आपने माइनस कर देना कितना? 4600। ज़कात में 4600 माइनस कर देना है, इन दोनों को छोड़ें। और डिविडेंड में कितना ऐड करना है? 92,000 का कुछ नहीं करते भाई हम पेपर में। 92,000 ग्रॉस डिविडेंड है, उसका कुछ नहीं करते। 9200 का टैक्स ऑन डिविडेंड ऐड करना है, और एंड पे 9200 का टैक्स ऑन डिविडेंड माइनस कर देना है। बस ये करना था इस एडजस्टमेंट का। पता नहीं सवाल भी किया या नहीं, को बोल दें किया या नहीं किया, बोल तो दिया करें। नहीं किया वाले भी बोल दिया करें, बोल दें नहीं किया। अच्छा चलो, मैं नहीं आती। ही ऑल्सो रिसीव डिविडेंड, ये वेट टिश्यू है किसी के पास? He also received dividend of 65,000 from a company in UAE through normal banking channel. However, no tax was withheld either in Pakistan or in UAE. उसने also receive किया dividend from a company in United Arab Emirates through normal banking channel. Normal banking channel से उसने receive किया, रख दें, normal banking channel से उसने receive किया। However, no tax was withheld either in Pakistan or in UAE. अच्छा भाई, ये dividend है foreign source। ये dividend कौन सा है? कैसे पता चला? फ्रॉम अ कंपनी इन। अब कोई बात क्लास में एक दफा सिर्फ होना तो वो नेचुरल है, बंदे को भूली होती है, अनलेस कि उसको रिवाइज किया हो। तो इसलिए अदर सोर्स के चैप्टर में ये जो दूसरा पॉइंट लिखा था, हाउएवर इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड इन फॉरेन सोर्स इनकम इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब ये नॉर्मल रिजीम नहीं है, नॉर्मल रिजीम है, ये फाइनल रिजीम नहीं है, तो ये नॉर्मल रिजीम में गिरेगा। अब जब ये नॉर्मल रिजीम में गिरेगा तो इसका मतलब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विल बी ट्रीटेड एज बिल्कुल नॉर्मल रिजीम। कौन सा है चैप्टर?
वापस जहाँ है 19 किधर है, कैसे रह गया ये, नहीं 379 ना बोला करो, मुझे चैप्टर ढूंढ के दिया करो इधर। अच्छा तो अब क्या करेंगे भाई, 65,000 को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर देंगे। बाकी पाकिस्तान में तो इसमें टैक्स कटा कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने क्या टैक्स काटना था, यूएई वालों ने भी इस पे टैक्स नहीं काटा। तो जब यूएई वालों ने भी इस पे टैक्स नहीं काटा तो मुझे बता दें अब इसका क्या हल है। यूएई वालों ने भी इस पे टैक्स नहीं काटा, कोई मसला नहीं यार, बस इसको अदर सोर्स में ऐड कर दें, आप बाकी सारा काम छोड़ें। लेकिन मेरा सवाल है अगर यूएई वाले इस पे टैक्स काट लेते तो भी ये फाइनल टैक्स रिजीम इनकम नहीं बननी थी, तो भी ये नॉर्मल रिजीम ही बननी थी। फिर क्या करते, अगर यूएई वाले इस पे टैक्स काट लेते तो फिर क्या करते, जल्दी बताएं। अगर यूएई वाले इस पे टैक्स काट लेते तो इसका क्या करते, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे देते, फॉरेन टैक्स, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल इनकम्स पे क्या मिलता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो अगर यूएई वाले इस पे टैक्स काट लेते तो क्या दे देते हम, ये लिख लें, अगर यूएई वाले टैक्स काट लेते तो इस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया में नहीं जिस तरह किया था उस तरीके से। तो भाई कोई भी आप बाहर के मुल्क में नॉर्मल इनकम कमाए और उस पर टैक्स कट जाए तो उस पर क्या माफ होता है फिर एंड पे, टैक्स क्रेडिट। अच्छा टैक्स क्रेडिट क्या होता है, टैक्स क्रेडिट क्या चीज है, जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो पूरा माइनस होता है या लोअर ऑफ करके माइनस होता है, लोअर ऑफ करके माइनस होता है। आगे भाई ये एक मसला था, वजाहत की एज है 48 ईयर्स, ठीक है, और 40 साल से ज्यादा इसकी उम्र, और इसने ना पेंशन सिस्टम रूल्स में पेंशन फंड में पैसे डाले हैं, तो इसको माफ होना था टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में जब हमने जाके देखा तो टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में हमें अजीब ही बात मिली कि टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में सेक्शन 63 इसमें सेक्शन 63 के अंदर क्या हुआ, सेक्शन 63 में अगर आप देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि अगर उम्र 40 साल से बढ़ जाए तो हर साल के बदले 2% ऐड होगा। न्यूमेरिकल भी इसका किया था एग्जांपल 6, लेकिन मोहतरम ये बेनिफिट ग्रीन वाला हाईलाइट देखें अप टू 30 जून 19 तक अवेलेबल था, तो ये बेनिफिट 30 जून 19 तक अवेलेबल था। और इसमें फिर आपको पता है जब ये हम बेनिफिट निकाल रहे होते तो पिछले साल की टैक्सेबल इनकम का 30% भी लेना होता था। लेकिन अगर मैं वजाहत वाले सवाल के अंदर आऊं तो वजाहत वाले सवाल के अंदर देखें ये न्यूमेरिकल है 30 जून 2021 के साल का, इसलिए मोहतरम इसको ये 48 साल की वजह से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि नॉर्मल तरीके से इसका टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट होगा। नॉर्मल तरीका का क्या मतलब है, सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितनी है 890,000 ए इंटू ए ओवर बी टू सी करते हैं ना, और सी इज लोअर ऑफ 890,000 और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसके लिए 20 को 22 या 24 या 26% करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल 30 जून 19 के बाद वाले। तो सी इज लोअर ऑफ बोलें एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। देखिए जरा सोल्यूशन में इसी तरह हुआ है, सोल्यूशन में कोई गलती तो नहीं है। देखा होगा यार सोल्यूशन हाथ धोगी वैसे कितने सादा बनते हैं, सोल्यूशन नहीं देखा था घर में, हाथ धोगी वैसे देखा करें तो फिर फायदा क्या होता है, इस तरह करके देख लिया करें। इसी तरह हुआ है, कितने लोग हाथ खड़ा करें, इसी तरह हुआ है, बस ठीक है देख के आए आप लोग, डन है, चलो ओवर करें। तो कोई इसको एज का बेनिफिट तो नहीं मिला हुआ, तो भाई इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं, वजाहत की टैक्सेबल इनकम पिछले साल की इतनी है, इसे मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। मेरा दिल तो चाह रहा था वजाहत की पिछले साल के टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं लगाऊं कोई ना कोई रेट, क्योंकि 30% वाला रेट पिछले साल के टैक्सेबल इनकम पे लगाना होता है, जरा नजर मार के आइएगा। लेकिन अभी पिछले साल के टैक्सेबल इनकम क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। किस पॉइंट की रोशनी में, सेक्शन 63 की रोशनी में, क्योंकि ये बेनिफिट आफ्टर 30 जून 19 अवेलेबल नहीं रहा, तो ये बेनिफिट 30 जून 19 के बाद अवेलेबल नहीं रहा, इसलिए पिछले साल के टैक्सेबल इनकम पर 30% लगाने की जरूरत, तो इग्नोर करें इन द लाइट ऑफ सेक्शन 63 बिकॉज दिस बेनिफिट वाज अवेलेबल स्टिल ओनली बोले 30 जून 2019। तो इसकी एज भी इग्नोर करें, 48 ईयर्स इग्नोर कर दें, एज का भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ अगर 30 जून 19 के साल का सवाल होता तो और बात थी। ओके सो दैट्स ऑल। अब एक बिजनेस के खर्चों में ना खर्चा आ रहा था, वो खर्चा था मिसलेनियस एक्सपेंसेस। भाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस सेक्शन 21 में कहीं नॉट अलाउड नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जनरल एक्सपेंसेस, चाय बोतल पानी बिस्किट ये मार्कर ये टिश्यू पेपर ये बिजनेस के जनरल खर्चे हैं, कोई रिपेयर हो गई कुछ हो गया, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपने नॉर्मल तरीके से सेल से चलते हुए क्या करना था, माइनस करना था। डन। अच्छा जी अगली बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस मिलता है या नहीं। तो मोहतरम उसके लिए बिजनेस के चैप्टर के अंदर जो है वो जो एंड के सफ़े हैं वहां पे मैंने आपको ये लिख के दिया हुआ था एक सफ़े के ऊपर, और जब मैं ये रिवाइज करा रहा था मैंने आपको तब भी बताया था कि आपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इनिशियल अलाउंस देना है। पेज 193 के ऊपर जो है वो देखें, चलें छोड़ें, पेज 193 किताब में इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ 25% ऑन न्यू प्लांट फ्रॉम पाकिस्तान, न्यू और ओल्ड प्लांट फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, और कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर के ऊपर आपने इनिशियल अलाउंस बोले कैलकुलेट करना है, और इनिशियल अलाउंस का रेट आपको पता है क्या है, 25%। डन ओवर। और डेप्रिसिएशन जब निकालनी होती है याद रखिएगा पहले साल का इनिशियल अलाउंस माइनस करके निकालनी होती है।
इट टुक टू मच टाइम, लीव इट नाउ। किधर है? चैप्टर 22 पे थे हम, 19 ओवर हो गया ना, वो बात खत्म होगी। अच्छा पेज 437। अच्छा ये जो इनपुट की डेफिनेशन है ना और आउटपुट की डेफिनेशन, इसमें एक लफ्ज नोट करें। जब टायर, इसमें ना इनपुट कुछ भी नहीं है, इनपुट है परचेजेस और आउटपुट है सेल। बस इनपुट क्या है? परचेज इंटू 17%, आउटपुट क्या है? सेल इंटू 17%। अच्छा इसमें ना इनपुट और आउटपुट डेफिनेशन में पहली लाइन बड़ी आसान है। उधर हो रहा था टायर मिल रहे थे मुझे तो सप्लाई रिसीव्ड, और गाड़ी बेच रहे हैं तो सप्लाई मेड। बस ये आपने लफ्ज याद करना है। बाकी देखें पॉइंट ए और पॉइंट ए आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा और कोई फर्क नहीं। अगर आप हाईलाइट कर लें तो उधर क्या था? सप्लाई रिसीव्ड, टायर आए। इधर क्या है? सप्लाई मेड, गाड़ी बेची, गाड़ी बेची। अच्छा ये जो इनपुट की डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी, इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी की इंग्लिश एक जैसी थी। गुड्स रिसीव की जगह गुड्स इंपोर्टेड लिखा हुआ था। देखते रहो यार, देखते रहो भाई, वो प्लीज उधर ना देखना, वो जो मैंने लिखा हुआ किसी और क्लास के लिए। इधर देखें पॉइंट सी, पॉइंट सी, ए और सी भी एक जैसा है। टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन। बस अंडर फलां लॉ किस तरह लगता है ये टैक्स भी? इन सेल्स टैक्स फॉर्म। अच्छा डी वाली इंग्लिश भी सारी ए वाली इंग्लिश जैसी है, सिवाय इसके कि यहां क्या लफ्ज है? गुड्स रिसीव्ड या सर्विसेज प्रोवाइडेड। और ई वाली इंग्लिश तो 100% वो है, ए वाली है, सिवाय इसके अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट एज अडॉप्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। डन। अच्छा होंडा की बुक्स में मैंने ये 5 पॉइंट समझाए लेकिन ये 3 पॉइंट्स होंडा की बुक्स में नहीं समझाए जा सकते क्योंकि ये अब सेल की बात आ रही है। तो सेल हर बिजनेसमैन की डिफरेंस होती है, तो इसलिए पॉइंट 1 मैं होंडा के एंगल से समझाऊंगा, पॉइंट 2 में किसी और दुकानदार का नाम लिख दूंगा, पॉइंट 3 में किसी और दुकानदार का नाम लिख दूंगा। तो आउटपुट की डेफिनेशन होंडा के एंगल से कल हमने पढ़ ली थी। आउटपुट इन रिलेशन टू होंडा मींस टैक्स रिसीव्ड, टैक्स ऑन कार सोल्ड बाय होंडा, टैक्स रिसीव्ड ऑन कार सोल्ड बाय होंडा। 30 लाख वाली गाड़ी सरासी को कितने की बेची थी? 35,10,000। किसमें 5,10,000 टैक्स रिसीव हो रहा था। डन। तो ये 5,10,000 के साथ क्या लिखवाया था? सेल मेड या सेल टू बी मेड? सेल मेड। ओके अच्छा पॉइंट 3, मिसाल के तौर पे टीसीएस वाले हैं, वो आपसे टैक्स रिकवर करते हैं जब आप टीसीएस करवाने जाएं। तो ये बुक्स ऑफ टीसीएस, पॉइंट 1 था बुक्स ऑफ होंडा, बुक्स ऑफ टीसीएस। तो वो क्या करेंगे? सेल्स टैक्स आपसे रिसीव करेंगे या आपको पे करेंगे? रिसीव करेंगे। आप कहेंगे मैंने 100 रुपए का टीसीएस करवाना है, ये साथ ही शेखुपुरा में, वो कहेंगे 117 रुपए देते हैं आप हमें, तो वो कितने रुपए रिसीव करेंगे आपसे? 17 रुपए। सेल्स टैक्स रिसीव्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द टीसीएस, बाय द टीसीएस। डन। अंडर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक्ट और टैक्स ऑन सर्विसेज, बस ये याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो सर्विसेज पे मैंने अगेन कहा न्यूमेरिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, बस थ्योरी के हद तक याद रखना है, इस लफ्ज को याद कर लें। इधर क्या लिखा हुआ था? टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल मेड। डन। टैक्स रिसीव्ड ऑन, इधर क्या लिखा हुआ है? टैक्स रिसीव्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। यार बार बार याद करें, टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल मेड, टैक्स रिसीव्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, बाय टीसीएस। नेक्स्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, कल जब हम लग्जरी सीट्स खरीदने जा रहे थे तो 2 लाख वाली सीट्स हमने कितने में खरीदी थी? 2,34,000 में। और मैंने क्या कहा था कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है लग्जरी चीजों के ऊपर या फेडरल एक्साइज? बिल्कुल किस तरह, जिस तरह क्या लगता है? सेल्स टैक्स। तो अब जब मैं चीज खरीदने जाऊंगा लग्जरी सीट्स, तो मैं अपनी जेब से 2 लाख रुपया, इस जेब से 30,000 रुपया और इस जेब से 1,000 के 4 नोट निकाल के 2,34,000 उसको दे दूंगा। उसकी जेब में 2,34,000 आ जाएंगे। उसमें जो 34,000 आ रहे हैं, 2,34,000 में जो 34,000 उसकी जेब में आ रहे हैं, वो 34,000 के बारे में वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं ये रिकवर कर रहा हूं ऑन गुड्स सोल्ड, और मैं क्या कहूंगा? मैं ये पे कर रहा हूं ऑन गुड्स बॉट। तो कल मैंने क्या पढ़ा था लग्जरी सीट्स के लिए जब मैं बाय करने गया था? टैक्स पेड, मैं उसे 2,34,000 में 34,000 पे करा था। टैक्स पेड ऑन लग्जरी सीट्स रिसीव्ड बाय मी। आज क्या बात होगी? बोले 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 बोले। टैक्स रिसीव्ड, टैक्स पेड या रिसीव्ड? टैक्स रिसीव्ड अंडर फलां लॉ। बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह लगता है ये लॉ। ये लाइन तो आपने कल भी याद की हुई है ना, ये लाइन तो कल वाली याद की हुई है, वही चला देंगे। ऊपर भी देखें स्काई ब्लू में, ऊपर देखें स्काई ब्लू में, ये लाइन तो कल वाली चल जाएगी ना। तो टैक्स रिसीव्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वो प्रोड्यूस करता है गुड्स और उसके बाद क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल ही करता है ना बाद में। प्रोडक्शन का पता है क्यों बीच में डाल दिया इसने? एंड सेल। प्रोडक्शन करता है और फिर हमें क्या करता है? सेल करता है। और कई दफा लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देते हैं। किन सर्विसेज पे फेडरल एक्साइज है वो छोड़ें। बाय द पर्सन, पर्सन से मुराद कौन है? लग्जरी सीट्स सेलर, लग्जरी सीट सेलर। अब आप ना सी को और 2 को, 2 किसकी बुक्स में है?
लग्जरी सीट सेलर की बुक्स में है। अब आप सी को 2 को मिला के पढ़ें। सी किस एंगल से होगा, हम चीजें रिसीव कर रहे होंगे, और 2 किस एंगल से होगा, वो दुकानदार चीजें बेच रहा होगा। अब इस एंगल से पढ़ें। हम जब 2,34,000 वाली सीट्स लेने जाएंगे तो 34 पे करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, टैक्स पेड ऑन सीट्स रिसीव्ड बाय अस, हमें चीजें मिल गई, डन। अंडर फलां लॉ इन सेल्स टैक्स मोड, ये फिक्र दोनों जगह सेम है, डन। इधर आए। अब वो बंदा क्या कह रहा होगा, वो कह रहा होगा टैक्स रिसीव नहीं, उसकी जेब में 34 जा रहे होंगे, वो क्या कह रहा होगा, बोले टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन, पहले कर रहा होगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल बाय मी, मैंने बेची, बाय लग्जरी सीट सेलर, वो कह रहा होगा बाय मी। वो क्या बोल रहा होगा, बोले टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल मेड बाय मी, टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल मेड बाय मी। और ये क्या कह रहा होगा, टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड बाय मी, ये कह रहा होगा मुझे मिली है, वो कह रहा होगा मैंने बेची है। सेल मेड ऑलमोस्ट वही बात है। प्रोड्यूस करेगा वो लग्जरी सीट्स वाला, तो आगे सेल करेगा ना। ओके, तो ये होंडा की बुक्स में ही आ गया। होंडा ने टायर परचेज किए, इंजन परचेज किया, होंडा ने जो है वो फेडरल एक्साइज टैक्स पे किया लग्जरी सीट्स के ऊपर, होंडा ने अकाउंटिंग सर्विसेज बाय करने के ऊपर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पे किया, और होंडा ने जो है वो कश्मीरी टायर खरीदने के ऊपर सेल्स टैक्स पे किया। तो इसलिए ये वाला होंडा की बुक्स में सारा समझाना आसान था, लेकिन ये तो डिफरेंट किस्म के सेलर्स है ना, तो सेल के एंगल से पे तीनों के अलग अलग समझाना पड़ा। तो इसलिए रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर मैं होंडा यहां नहीं लिख सकता, आउटपुट के सामने रजिस्टर्ड पर्सन पे होंडा नहीं लिख सकता, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के लोग हैं। तो होंडा कह रहा होगा गाड़ी बेचने पे मैं टैक्स रिकवर कर रहा हूं, लग्जरी सीट्स वाला कह रहा होगा मैं सीट्स बेचने पे टैक्स रिकवर कर रहा हूं, और टीसीएस वाला कह रहा होगा मैं सर्विसेज देने पे टैक्स रिकवर कर रहा हूं। ये ऐसा आपने कोई सवाल नहीं पूछना मेरे से कि सूबे वाले भी सर्विसेज पे कोई टैक्स लगाते हैं, तो इधर इस्लामाबाद का लफ्ज लिखा हुआ है, इन चक्करों में ना पड़े, ये चीजें बिल्कुल हमारे स्कोप से बाहर की हैं। आए जी पेज नंबर 438 पे, जी बिल्कुल 438 शुरू करते हैं। टैक्सेबल गुड्स मींस ऑल गुड्स अदर देन एग्जेम्प्ट, हा हा हा। टैक्सेबल चीजें कौन सी होती हैं जो एग्जेम्प्ट ना हो, इसको जरा अकेले में याद करना है घर में बैठ के, कहीं छत पे जाके नहीं छोड़ो। 35 टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है, होंडा कार्स वाले सेल्स टैक्स के एतबार से क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी। इसीलिए सर आसिफ को 30 लाख वाली गाड़ी उन्होंने 35,10,000 की बेची थी। ये जो टिश्यू पेपर बेच रहे हैं ये लोग टैक्स लगा रहे हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी। तो टैक्सेबल एक्टिविटी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन whether or not for profit, इसका मतलब मैं थोड़ी देर में बताता हूं, whether or not for profit, and includes an activity carried on in the form of business, trade or manufacture। हो सकता है चीजें खरीद के बेच रहे हो, ट्रेड हो सकता है चीजें बना के बेच रहे हो, दोनों पे टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स, सेल्स टैक्स। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, और बहुत कुछ लोग खाली सेल ऑफ गुड्स करते हैं, कुछ लोग खाली सेल ऑफ सर्विसेज करते हैं, ये कई दफा बात हुई है क्लास में, और कुछ लोग सेल ऑफ सर्विसेज और गुड मिक्स करके करते हैं। अब वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ एक दफा गाड़ियां खरीद के बेच दी, तो वो भी सेल्स टैक्स पे करेंगे। एक दफा क्या मतलब, ऐसे ही पैसे थे तो फ्री बैठे हुए थे, छुट्टियां चल रही थी, गाड़ियां खरीद के बेच दी, लेकिन उनका कारोबार नहीं है, फिर भी उन्हें सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। एनीथिंग डन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बिजनेस, जब भी आप बिजनेस करें तो बिजनेस से पहले कमेंसमेंट पे आपको पता है लोग डिस्काउंट पे चीजें बेचते हैं ताकि लोग ज्यादा आए। जब कारोबार शुरू होता है तब डिस्काउंट पे लोग चीजें बेचते हैं, और जिस वक्त कारोबार बंद होता है तब भी लोग जान छुड़ाने के लिए बिजनेस से जल्दी जल्दी डिस्काउंट पे चीजें बेचते हैं, औने पौने दामों जिसे आप कहते हैं। तो कहते हैं चाहे आप बिजनेस के शुरू में चीजें बेचो, शुरू करते हुए, चाहे आप बिजनेस टर्मिनेट करते हुए चीजें बेचो, मैं आपकी चीजें बेचने को हमेशा क्या कहूंगा, टैक्सेबल। जाहिर बात है टैक्स तो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा, आपको ये रिलैक्सेशन नहीं दूंगा अभी बिजनेस शुरू हुआ है तो मुझे सेल्स टैक्स माफ कर दो, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बिजनेस कमेंस होने पे भी सेल्स टैक्स देना है, बिजनेस बंद होने पे भी सेल्स टैक्स देना है, सेल्स टैक्स तो देना ही देना है। तो ये ऑल क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटीज। अब दो रिलैक्सेशन अवेलेबल है, बट आपको पता है बट आके कभी कभी रिलैक्स कर देते हैं, कभी कभी परेशान कर देते हैं, बट इट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन दो चीजें टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन में सेल्स टैक्स नहीं लगा करेगा, ठीक है जी। तो सादा सी बात है, कभी नहीं आपने सुना होगा सैलरी पे सेल्स टैक्स लग रहा है, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन इसने एक्सक्लूड कर दिया, इस पे कौन सा टैक्स नहीं लगेगा, सेल्स टैक्स। हाँ टीसीएस की सर्विस है, बाकी सर्विसेज है, उन पे शायद सेल्स टैक्स लगता हो, लेकिन अगेन सर्विसेज का टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, गुड्स का टैक्स हमारे सिलेबस में है। ओके, एक चीज क्या फारिग होगी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन कहां से बाहर निकल गया, सेल्स टैक्स के स्कोप से बाहर निकल गया। अच्छा, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी। वो एक जमाने में, गर्मियों के जमाने में आपने देखा होगा, छोटे से पंखे आया था, ऐसे हाथ में पकड़ा होता था किसी ने, उससे हवा निकल रही होती थी, कितने लोगों ने देखा हुआ है, इलेक्ट्रिक का सेल डाला होता था। तो ऐसे ही किसी बंदे की वो हॉबी है और उसने 20-30 इस तरह के पंखे बना के बाहर लोगों को बांट दिए, जो मजदूर नजर आ रहा है, पसीना चढ़ा, भाई ये ले लें यार, थोड़ा फ्रेश हो जाया करेंगे। तो उसकी प्राइवेट हॉबी है,
तो क्या ये कहा जाएगा वो चीजें सप्लाई कर रहा है या सेल कर रहा है, उसको माफ कर दें, उसे भी सेल्स टैक्स के स्कोप से बाहर निकाल दें। तो लिखें एज अ हॉबी चीजें बांटना सेल्स टैक्स के स्कोप में नहीं है। चीजें तो बांटी जा रही हैं, बिल्कुल आप चीजें बांटेंगे लोगों को। एज अ हॉबी चीजें सप्लाई, गुड सप्लाई करना, बल्कि लिख लें एज अ हॉबी गुड सप्लाई करना, एज अ हॉबी गुड्स सप्लाई करना सेल्स टैक्स के स्कोप में नहीं है, इस पे भी सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। रेड हो जाता है। अच्छा भाई ये जो है ना वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट, इसको आपने इससे कंपेयर नहीं करना, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेगा। तो वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब बता दूं। वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि कई दफा ना हॉबी के तौर पे चीजें नहीं बांटी जा रही होती, कई दफा बिजनेसमैन कस्टमर को फ्री चीजें देता है। सुना होगा आपने अक्सर, कई दफा बिजनेसमैन कस्टमर को फ्री चीजें बेचता है। वो जो प्रॉफिट ना कमाना उसका मकसूद है ना वहां पे, कि मैंने प्रॉफिट नहीं कमाना, मैं बस कस्टमर को फ्री चीजें बेच रहा हूं, वो मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। वो सैंपल बांटना होता है और वो टैक्सेबल है हमारे लॉ में। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है मैं एसी बेचता हूं, अब 1 लाख रुपए वाला एसी 1,17,000 का बेचेगा, दूसरा एसी 1 लाख वाला 1,17,000 का बेचेगा, 2 एसी बेच दिए, तीसरा एसी इसने कस्टमर को मुफ्त में दे दिया। तब हुकूमत कहती है कितने पैसे आए, आपने कहा 0, हुकूमत ने कहा 17,000 जमा करवाओ, लाख वाला एसी तुमने बेचा। ये कहते हैं मैं कहां से 17,000 जमा करूं, मैं तो कस्टमर से लिया ही नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं। लाख वाला एसी 1,17,000 का बेचा, फिर लाख वाला एसी 1,17,000 का बेचा, तीसरा एसी मैंने मुफ्त में बेच दिया। अब क्या इसके पास 17 आए, लेकिन ये 17 इसको अपनी जेब से जमा करवाना पड़ेगा, ये हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी हुई है, सेल्स टैक्स क्या होता है, दुकानदार अपनी जेब से जमा कराता है या कस्टमर से रिकवर करता है, कस्टमर से रिकवर करता है। ठीक है, हम लोग जाते हैं दुकान के ऊपर, हम 1,17,000 जमा करवाते हैं, वो 17,000 हमारा हुकूमत के खजाने में पहुंच जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में दुकानदार को अपनी जेब से जमा करवाना पड़ेगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट तो ये भी है, लेकिन इसको टैक्सेबल नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसका बिजनेस नहीं है, ये तो हॉबी के तौर पे कर रहा है। लेकिन अगर बिजनेसमैन प्रॉफिट ना कमाने की नीयत से बेचे फिर भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इसको हॉबी से मिक्स ना कीजिएगा, क्योंकि बिजनेसमैन की हॉबी नहीं है एसी बना के बेचना। तो बिजनेसमैन कस्टमर को फ्री चीजें दे दे तो ये टैक्सेबल है, कस्टमर को फ्री चीजें देना टैक्सेबल एक्टिविटी है, इस पर टैक्स लगेगा। सैंपल बांटना भी लिख सकते हैं आप, फ्री चीजें देना कस्टमर को, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। आ रहे सवाल निकाल, होंठे ला जल्दी, सवाल आ रहे। चेहरे से लग रहा था, होंठों भी नहीं आ रहा था, कई बार चेहरे बोलते हैं, तू रहने दे। अच्छा आप रहने दें। ओके अच्छा जी, ये पेज 33, ये पॉइंट 33 जरा छोड़ें और पेज 439 पे आए, पेज 439 पे 41, 11 और 48। अच्छा, ये जो आपकी सप्लाई है ना, इसे कहते हैं ये सेल जो है वो 2 किस्म की है। इधर से डिम नजर आ रहा होगा, बुक पे सही होगा। सेल आपकी 2 किस्म की है, टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है। तो जरा मैं पेज ना 439 पे आ गया हूँ नीचे थोड़ी देर के लिए, शायद मैं कोई न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, सेल आपकी 2 किस्म की है, बोले किस किस किस्म की? टैक्सेबल सेल भी है और ऐसी सेल है जिसपे आपने टैक्स देना, ऐसी सेल है जिसपे आपने टैक्स नहीं देना। एग्जेम्प्ट सेल की मिसाल कई दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है तंदूर है, तंदूर के ऊपर आप रोटी लेने जाते हैं तो ये एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। एग्जेम्प्ट सेल की मिसाल है लाइव एनिमल, लाइव एनिमल। अब बकरा मंडी में बकरा लेने जाते हैं तो वो बकरा बेचने वाला आपको ये नहीं कहता। एग्जाम गुड्स की काफी लंबी डिटेल है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1-2 मिसालें मैंने आपको सिर्फ देनी थी। पेपर में लिखा होता है ये चीज एग्जाम है, इस पे हुकूमत ने टैक्स माफ किया हुआ है। बकरा लेने जाते हैं, आपने सही चेक किया, दांतों को हाथ लगा के धोंदा शोंदा सब कुछ, आपने कहा यार सही है, धोंदा चोखा सब जबरदस्त है। आपने कहा यार ये बकरा जो है ना लाख वाला है तो मुझे कितने का लगाएगा? उसने कहा 1,17,000 का। आपने तो अपने आप को मारी। आपने कहा नहीं यार ये बकरों पे सेल्स टैक्स नहीं है, लाइव एनिमल्स पे सेल्स टैक्स नहीं है। तो पाकिस्तान में लाइव एनिमल्स है, रोटी है और भी होली कुरान है, कई चीजें ऐसी जिनके ऊपर सेल्स टैक्स माफ किया हुआ है हुकूमत ने। तो ये चीजें अगर आप पाकिस्तान से खरीदते हैं तो 100 वाली चीज आपको कितने की मिलेगी? 100 में मिलेगी। दुकानदार 117 में इसको बेच नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ गुड्स ऐसी हैं जो हमारे लॉ मेकर ने क्या कर दी है? एग्जाम्प्ट कर दी। अच्छा, फिर कुछ गुड्स हैं टैक्सेबल, कुछ गुड्स हैं टैक्सेबल। अब अगर मैं होंडा कार्स की बात करूं
तो होंडा कार्स के लिए गाड़ी क्या है? टैक्सेबल। गाड़ी तो इस लिस्ट में नहीं आ रही, रोटी, लाइव एनिमल, होली कुरान में गाड़ी तो नहीं रोटी। अच्छा, तो अब कुछ चीजें हमारे लॉ में टैक्सेबल हैं। तो अगर मैं होंडा कार्स की बात करूं तो कार सोल्ड टू सरासिफ, ये टैक्सेबल है कितने परसेंट पे? 17% पे। लेकिन कुछ चीजें टैक्सेबल एट जीरो रेट। टैक्सेबल कितने परसेंट पे है? इसकी मिसाल है एक्सपोर्ट्स, यानी श्रीलंका में राणा टोंगा ने सोचा कि पाकिस्तान की मेहरान होनी चाहिए, तो श्रीलंका के मुरलीधरन, चलो मुरलीधरन कर लो, श्रीलंका के मुरलीधरन ने सोचा कि गाड़ी हो तो पाकिस्तान की मेहरान गाड़ी, तो मेहरान गाड़ी वालों ने उसको गाड़ी एक्सपोर्ट कर दी। तो कार एक्सपोर्टेड, चलो होंडा कर लेते हैं, तो बड़ी गाड़ी कर लेते हैं, कार एक्सपोर्टेड बाय होंडा टू मुरलीधरन धरना। अच्छा, तो जो गाड़ी होंडा ने सरासिफ को बेची है वो 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में बेचेंगे नहीं, वो 30 लाख वाली कितने में बेचेंगे? 35 लाख 10,000, 5 लाख 10,000 इसमें, यानी 5 लाख 10,000 इसमें क्या होगा? सेल्स टैक्स। तो सरासिफ को 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10,000 में बेचेंगे, और जो गाड़ी मुरलीधरन को बेचेंगे चढ़ेगी तो सरासिफ को तब के उसे 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में ही बेचेंगे, और उसके बिल में लिखा होगा टैक्सेबल एट 0%, टैक्सेबल एट 0%। ठीक है जी, डन, क्लियर। तो अब एक छोटा सा फर्क है जो भी आपके जहनों में नहीं आएगा, उसे आने वाले दिनों में हमने जरूर डिस्कस करना है। जीरो रेट और एग्जेम्प्ट में बजाहिर कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि जीरो रेट और एग्जेम्प्ट दोनों का मतलब आपको दिखने में सेम लग रहा है, दोनों का मतलब आपको दिखने में क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। जीरो रेट का भी क्या मतलब लग रहा है? कोई टैक्स नहीं लगाना। एग्जाम सेल का भी क्या मतलब लग रहा है? कोई टैक्स नहीं लगाना। छोड़ो पर यार, हमें इससे क्या, अभी देख लेंगे, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम सेल और जीरो रेट में फर्क। लेकिन मिसालें जहन में रहनी चाहिए, अगर मिसालें जहन में नहीं रहेंगी तो ये खतरनाक बात है। रोटी का बेचना, लाइव एनिमल्स का बेचना, होली कुरान का बेचना, ये एग्जाम सेल है, और पाकिस्तान में गाड़ी का बेचना सरासिफ को टैक्सेबल एट 17% है। और बोले होंडा ने मुरलीधरन को बाहर के मुल्क में गाड़ी एक्सपोर्ट की, तो ये बेचना जीरो रेट है, यानी इसमें सेल्स टैक्स का बिल बनेगा। छोटा सा एक फर्क बता दूं, इसमें सेल्स टैक्स का बिल बनेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा होंडा का, और लिखा आ रहा होगा सेल ऑफ कार 30 लाख, टैक्स 0%, टोटल बिल 30 लाख, ये सेल्स टैक्स का प्रॉपर बिल बनेगा, जिसे टैक्स इनवॉइस कहते हैं। लेकिन ये जब आप बकरा खरीदने जाते हैं ना, तो बकरे में सेल्स टैक्स का बिल भी नहीं बनता, सेल्स टैक्स का बिल भी नहीं बनता। तो थोड़ा सा फर्क है, मैंने आपको बता दिया। कौन सी सेल में? एग्जाम्प्ट सेल में और जीरो रेट से। एग्जाम्प्ट सेल का बिल ही नहीं बनता, और जो जीरो रेट सेल है उसका बिल बनेगा। बिल पे कितने % टैक्स लिखा होगा? 0% टैक्स लिखा होगा। डन, थोड़ा सा फर्क समझ आ गया। अभी बाकी फर्क इंशाल्लाह देखते हैं। चलें जी, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। अब हम ना एक जी भाई, सेल्स टैक्स को प्रैक्टिकली कभी अप्लाई नहीं करना आपने। सेल्स टैक्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो सकती, हमारा जितना छोटा सा सिलेबस है उसको सामने रखें। ठीक है, आप यानी कि डॉक्टर 15-20 दिन जो है वो आप कहते हैं मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वहां रोटी भी बिल में थी, उस पर भी सेल्स टैक्स लग गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उस पर लग जाता है। तो मैं कह रहा हूँ सेल्स टैक्स को आप लोगों ने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना, उसमें बड़ी लिमिटेशंस है, उसमें बड़ी चीजें हैं। ये उसी तरह है कि हाउस जॉब शुरू हुई है, 15 दिन बाद डॉक्टर सर्जन आप साइड पे हो, मैं इसको ऑपरेशन कर लेता हूँ, आप परेशान ना हो। तो प्लीज अभी कोई आप लोगों ने डिसीजन नहीं लेना। ओके, पेज नंबर 465। अच्छा यार, मुझे भी नहीं समझ नहीं आ रही, न्यूमेरिकल अभी नहीं हो सकता, छोड़ें। चैप्टर 23 में आए, एक दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले। चैप्टर 23 में आए रूल 4 पढ़ें, फिर हम वापस आता हूँ चैप्टर 22 में। चैप्टर 23 में आए रूल 4 पढ़ें। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन जी, ये ना चैप्टर 466, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इनकम टैक्स ने किसने अपने आप को, कैमरा में लेके आना, इनकम टैक्स में किसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है? यार इनकम टैक्स में ना ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इनकम टैक्स में ये है कि आपने नेशनल टैक्स नंबर के लिए अप्लाई करना होता है, और नेशनल टैक्स नंबर के लिए किसने अप्लाई करना होता है? कुछ लोगों ने करना होता है, कुछ ने नहीं करना होता। अब एक बंदा कहता है मैं सड़क के ऊपर पापड़ बेचता हूं, अब वो सड़क पे अगर पापड़ बेच रहा है, ये सड़क के ऊपर चने बेच रहा है, ये बसों में जाके चने बेच रहा है, तो शायद वो 0 से 4 लाख के दरमियान कमा रहा हो पूरा साल, हो सकता है पूरे साल का उसकी बचत 3 लाख होती हो, प्रॉफिट उसका 3 लाख होता हो। तो अब उसने क्या अपने आपको नेशनल टैक्स नंबर के लिए एप्लीकेशन देने जाना है कि मेरा नेशनल टैक्स नंबर बना के दो एफबीआर वालों को, या उस पर इनकम टैक्स माफ है? तो जब उस पर इनकम टैक्स माफ है तो मैं कह सकता हूं वो एक ऐसी कैटेगरी में गिर रहा है जिसके ऊपर नेशनल टैक्स नंबर के लिए अप्लाई करना जरूरी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सेल्स टैक्स का चैप्टर किन लोगों को कहता है कि वो जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं? सेल्स टैक्स का लॉ किन लोगों को कहता है वो जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं?
The following persons making the taxable sale in Pakistan are required to be registered. Manufacturer, retailer, importer, wholesaler, distributor और एक्सपोर्टर। ये तो मैंने ऐसे हल्के हल्के से हिंट दिया आपको। इसमें कहीं आ रहा है कॉलेजेस? नहीं आ रहा, क्योंकि ना कॉलेजेस मैन्युफैक्चरर हैं, ना रिटेलर हैं, ना इंपोर्टर हैं, ना होलसेलर हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ना एक्सपोर्टर हैं। तो कॉलेजेस वाले इस कैटेगरी में नहीं आते, तो कॉलेजेस वालों पे इसलिए सेल्स टैक्स लगता भी नहीं। इसमें आ रहा है कोई हॉस्पिटल का नाम? क्या हॉस्पिटल वाले अपने आप को सेल्स टैक्स में जाकर रजिस्टर करवाएं? नहीं आ रहा नाम, डन। तो कुछ लोग हैं जिन पे सेल्स टैक्स आएगा और कुछ लोग हैं जिन पे सेल्स टैक्स नहीं आएगा। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स भी नहीं आ रहे, क्योंकि हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, शायद आपने जाके नजर मारी हो। गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ था गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो याद रखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग पे तो सेल्स टैक्स लगता ही नहीं कि आपने जो है वो अपने घर की लैंड किसी को बेच दी और आपने कहा ये 10 लाख की लैंड है, अब जब बिल फाइनल होने लगी डील आपने कहा 11,70,000 दें मुझे। ना 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 ना, पाकिस्तान में लैंड पे सेल्स टैक्स है, ना पाकिस्तान में बिल्डिंग पे सेल्स टैक्स है, इसलिए प्रॉपर्टी डीलर्स और इनका नाम भी यहाँ पे नहीं है। तो बता दें, सेल्स टैक्स पाकिस्तान में होने वाली हर ट्रांजेक्शन पे लगता है या कुछ ट्रांजेक्शन पे लगता है? कुछ तो हमने टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन से बाहर निकाल दी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन और प्राइवेट हॉबी, उसमें भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। और कुछ कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स की, गुड्स में भी हमने कुछ चीजें बाहर निकाल दी थी। हमने कहा था गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है। उधर भी हमने डेटर और शेयर भी बाहर निकाल दिए थे जिन पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। और आज अगर आए तो आज कुछ गुड्स भी हमने बाहर निकाल दी हैं सेल्स टैक्स के स्कोप से, जैसे रोटी, लाइव एनिमल्स और एक्सपोर्ट सेल सेल्स टैक्स के स्कोप से तो बाहर नहीं निकाली, लेकिन हमने कह दिया ये जीरो रेट सेल है। ठीक है जी, ओके। तो अब मैं यहां से पूछना चाह रहा हूं, क्या पाकिस्तान के लॉ में अपने आपने सबने रजिस्टर करवाना है या कुछ लोगों ने रजिस्टर करवाना है? कुछ लोगों ने। और वो कौन लोग हैं जिनकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं? मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, इंपोर्टर, सबकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अब इसमें जो तफसील है वो सुन लें। मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट रनिंग अ छोटी इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री नहीं चला रहा उसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अच्छा यार, इसमें ना एक बात आ रही थी, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी, तो उसका जरा हल सुन लें। कंफ्यूजन ये आ रही थी कि ये जो लफ्ज लिखा है ना कॉटेज इंडस्ट्री, तो कॉटेज इंडस्ट्री की याद है शराइत 4 थी। एक थी कि आप रेजिडेंशियल एरिया में होगे, दूसरी थी आपकी लेबर 10 से उससे कम होगी, और तीसरी थी आपकी सेल साल की 10 मिलियन या उससे कम होगी। कम होगी, कम होगी, कम होगी, ये सारा चीजें कम होंगी, इसलिए छोटी इंडस्ट्री कहा जाएगा। कॉटेज होती है छोटी सी इंडस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिजली का या गैस का कनेक्शन नहीं लगवाना, इसका मतलब यह है कि आपने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लगवाना या इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन नहीं लगवाना, कमर्शियल भी नहीं लगवाना, रेजिडेंशियल कनेक्शन लगता है इनके घरों में। जरूरी नहीं कि ये हाथ से ही काम कर रहे हो सकता है ये बिजली भी जलाई हो इन्होंने और बिजली से भी काम कर रहे हो, लेकिन लेबर 10 से कम होनी चाहिए। यानी 4-5 एम्प्लॉइज के मोटरसाइकिल बाहर खड़े हुए हैं, ये एम्प्लॉइज आते हैं बस 4-5 हैं। सेल इसकी जो है वो 60-70 लाख रुपए आए, 10 मिलियन से कम 60-70 लाख बनता है। 10 मिलियन शायद 1 करोड़ बनता है मेरे ख्याल से, हाँ 1 करोड़ बनता है। तो सेल इनकी 60-70 लाख रुपए, एम्प्लॉइज 6-7 आते हैं। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इनकी फैक्ट्री है छोटी सी, और फैक्ट्री के अंदर बिजली तो जरूर है, गैस भी है फैक्ट्री के अंदर, लेकिन वो जो छोटी सी फैक्ट्री घरों के झुरमट के अंदर है, वो छोटी सी फैक्ट्री, उसमें फैक्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं लगा हुआ। इंडस्ट्रियल कनेक्शन किनको लगता है? इंडस्ट्रीज को लगता है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो, तो इनका कौन सा वाला गैस या बिजली का कनेक्शन लगा होगा? बोले रेजिडेंशियल कनेक्शन लगा होगा। अच्छा, अब छोटी सी इंडस्ट्री की मैं मिसाल देता हूं आपको कि किसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है सेल्स टैक्स में, किसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। हाँ, ये मैं भाई की बात कर रहा था यार, प्लीज प्रैक्टिकली आपने सेल्स टैक्स को अप्लाई नहीं करना। आम तंदूर पे आप रोटी लेने जाते हैं तो वो 100 की रोटियां आप खरीदें 4-5, तो वो 117 की नहीं बेचता, लेकिन किसी बड़े होटल के ऊपर जाते हैं तो उसमें सेल्स टैक्स डला होता है। तो इसमें आप कुछ तफसीलात हैं सेल्स टैक्स में जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपने फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने सेल्स टैक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना। कल कलाकों को मच्छी लेने कहीं गए और वहां सेल्स टैक्स लगाया, फिर आगे मुझे पकड़ लोगे। तो इसलिए जितना सेल्स टैक्स हमारे स्कोप में होगा उतना ही हम डिस्कस करेंगे। वापस आ जाए, चैप्टर 24 पे थे हम। आप तो उधर गए ही नहीं थे कहीं, आप तो बस जिधर होते हैं उधर ही रहते हैं, उधर ही रहें, बड़ी बात है। अच्छा, अटेंटिवली रहा करें माशाल्लाह। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर किसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है और किसने रजिस्टर नहीं करवाना? तो मोहतरम, किस मैन्युफैक्चरर ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है? हु इज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरर अगर नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री है, नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री, और दूसरा कौन सा हो सकता है? कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री, ये अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाए, बोले नो रजिस्ट्रेशन। ये अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाए, यस। मिसालें होंडा छोटी सी इंडस्ट्री है, या 10 से ज्यादा लेबर होगी, और 10 से ज्यादा 1000-1200 से लेबर होगी। डॉलेंस घरों के झुरमट के अंदर डॉलेंस की फैक्ट्री होगी, और नहीं यार खुदा का खौफ करें, डॉलेंस की सेल 10 मिलियन होगी, 1 करोड़ से कम सेल होगी, और खुदा का खौफ करें डॉलेंस की सेल कहाँ 1 करोड़ से कम होनी है। एक बंदा, एक खान साहब हैं, वो सड़क के ऊपर कारपेट बेच रहे हैं,
कारपेट बेच रहे हैं, कारपेट सेलर सड़क के ऊपर कारपेट बेच रहे हैं, 10,000 वाला कारपेट 10,000 में, 10,000 वाला कारपेट 8,000 में, बहरहाल चले 10,000 वाला 10,000 में भी डील आपकी तय हो जाए तो आप 11,700 नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं मैं जिस जगह से आया हूँ वहां लोग मैंने रखे हुए हैं और मेरा बिजली का कनेक्शन जो है घरों के झुरमुट में मैंने फैक्ट्री खोली हुई है और वहीं के ऊपर मेरी सेल साल की करोड़ रुपए से ऊपर के मैं नहीं बेच रहा कारपेट साल में। तो इसलिए को खान साहब मिसाल के तौर पे कारपेट बेच रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? बोले कोई भी मिस्टर ए मिस्टर बी कारपेट सेलर, तो कारपेट सेलर बोले क्या बन जाएगा? कारपेट सेलर सेलिंग कारपेट्स ऑन रोड में, मे बी यू कैन से ऑन रोड, तो कंधे के ऊपर कारपेट डाले हैं और कारपेट डाल के बेच रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके हलाल कमा रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा मोहतरम? बोले 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 छोटी सी इंडस्ट्री। तो जब ये छोटी सी इंडस्ट्री बन गया तो इनको क्या बेनिफिट मिलेगा? इन्होंने रजिस्टर कराना अपने आपको जरूरी, तो ये 100 वाला कारपेट कितने में बेचेंगे? 100 में बेचेंगे। चले वापस आ जाए। डन। तो छोटी इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना, बड़ी इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। छोटी इंडस्ट्री वाला अगर 100 वाली चीज 100 में बेचे तो कोई हरज नहीं है। क्या मैं ये एक और लाइन लिख सकता हूं यहां पे कि 100 वाली चीज 100 में बेचेगा और ये 100 वाली चीज 100, ये बात भी लिख सकता हूं ताकि याद रहे। तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना जरूरी नहीं है कारपेट सेलर के लिए, लेकिन होंडा वाले 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में नहीं बेच सकते बल्कि 35 लाख 10,000 की बेचेंगे सर आज से। ओके, रिटेलर को छोड़ें जरा। मैन्युफैक्चरर हो गया, इंपोर्टर हो गया। इंपोर्टर कौन सा? छोटे बड़े कौन से? सारे। छोटे बड़े इसमें नहीं है, सारे इंपोर्टर, सारे के सारे इंपोर्टर। डन। होलसेलर कौन से? छोटे बड़े दरमियाने सारे। डिस्ट्रीब्यूटर डीलर कौन से? छोटे बड़े मोटे सारे। पॉइंट एफ ई भी तरह छोड़ें। अ कमर्शियल एक्सपोर्टर, कमर्शियल एक्सपोर्टर कौन होता है? अच्छा, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कौन होता है? जो बना के एक्सपोर्ट करे, बना के बेचे नहीं, जो बना के एक्सपोर्ट करे। और कमर्शियल एक्सपोर्टर, हाँ, जो ट्रेडर है, जो खरीद के एक्सपोर्ट करता है चीजें। अच्छा, एक्सपोर्टर को अब तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक्सपोर्टर की सेल आपको मैंने बताया था 0 रेट है अभी, ठीक है? तो एक्सपोर्टर को ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं, एक्सपोर्टर को कुछ बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है चाहे कमर्शियल एक्सपोर्टर है। आप कह रहे होंगे यहाँ कमर्शियल एक्सपोर्टर का लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है? असल में ना इसकी डिस्कशन करेंगे। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर यहाँ पे कवर हो रहा था, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर में ही कवर हो रहा था, इसलिए उसने नीचे अलग से मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर का लफ्ज़ नहीं लिखा। तो एक्सपोर्टर्स को मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में क्या मिला करेगा, कुछ बेनिफिट्स मिला करेंगे, कुछ टैक्स माफ हुआ करेगा, या टैक्स अगर इसने दे भी दिया तो वो क्या मिल जाया करेगा? रिफंड मिल जाया करेगा। तो एक्सपोर्टर अगर रिफंड लेना चाहता है तो अपनी 0 रेट सेल पे रिफंड भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए अपने आप को क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर। अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएगा तो इसने कहीं सेल्स टैक्स वगैरह जमा करवा दिया तो इसको रिफंड नहीं मिलेगा। तो बताएं किस कमर्शियल एक्सपोर्टर को अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है? वैसे मशवरे की बात करें तो हर एक को मशवरा कराना चाहिए, फिर आपको फायदे मिलेंगे, लेकिन लॉ के मुताबिक किसको करवाना जरूरी है? जिसकी नीयत है मैं रिफंड लूं, और किसकी नीयत होगी रिफंड ना ले? किसी की नीयत नहीं होगी। तो जो कमर्शियल एक्सपोर्टर हुकूमत से रिफंड लेना चाहता है, किस खुशी में रिफंड मिलते हैं लोगों को? रिफंड मिलते क्यों हैं, कैलकुलेट कैसे होते हैं, इसके लिए 1-2 दिन सब्र करें, लेकिन रिफंड मिलता किस वजह से है ये बता दें। क्योंकि वो एक्सपोर्ट सेल वाला है। तो अगर एक्सपोर्ट सेल वाला रिफंड लेना चाहता है तो हुकूमत के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवा ले। अच्छा यार, वो लग्जरी सीट सेलर भी ना अपने आप को रजिस्टर करवा ले। लग्जरी सीट सेलर भी, उसने सेल्स टैक्स लेना है या फेडरल एक्साइज लेना है? ये जरा फिक्र ना आप समझिएगा। ऐसी बीच में चीज आ जाती है, अच्छी वाली चीजें चल रही होती हैं कॉन्सेप्चुअल, बीच में ऐसे ही अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर फलां लॉ अंडर एनी अदर से मुराद में सेल्स टैक्स नहीं है, वो फेडरल एक्साइज टैक्स होगा शायद। एनी पर्सन, अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ और प्रोविंशियल लॉ टू बी रजिस्टर्ड। इन लोगों ने क्यों रजिस्टर कराना है? फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कलेक्शन। हमने कहा ये लोग क्यों टैक्स कलेक्ट करते हैं? कहते हैं एज इफ इट वर अ सेल्स टैक्स, जैसे कि ये सेल्स टैक्स है। एज इफ इट वर को वही वाली अंग्रेजी कर लेना, इन सेल्स टैक्स मोड लिखा हुआ था लफ्ज़, इन सेल्स टैक्स मोड कर लें, इंग्लिश जरा सेम हो जाएगी। इन सेल्स टैक्स मोड अगर ट्राई करें। पॉइंट ई न्यूमेरिकली तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरी में बच्चों को असल में याद नहीं होता, तो इसलिए जरा पॉइंट ई याद करने के लिए कुछ समझें जरा चीजें। अ पर्सन, लग्जरी सीट सेलर ज़हन में ले आए। अ पर्सन, अ लग्जरी सीट सेलर, अ लग्जरी सीट टू बी रजिस्टर्ड, वो चाहते हैं मैं अपने आप को रजिस्टर कराऊं अंडर एनी अदर लॉ
टू बी रजिस्टर्ड। अबे तू क्यों रजिस्टर कराना चाह रहे? फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कलेक्शन, ताकि जब मेरे पास कोई बंदा चीजें लेने आए तो मैं 2 लाख वाली सीट 2,34,000 की बेच के 34,000 कलेक्ट करूं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कलेक्शन। किस तरह टैक्स कलेक्ट करते हैं ये लोग? सेल्स टैक्स फॉर्म। सेल्स टैक्स में कैसे टैक्स कलेक्ट होता है? 2 लाख की कुर्सी होती है, 34,000 बिल में डालते हैं, 2,34,000 कलेक्ट कर लेते हैं। तो पढ़ ले पॉइंट को जरा दोबारा। अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर फलां लॉ टू बी रजिस्टर्ड, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर फलां लॉ, क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ बी, फॉर द पर्पज ऑफ एनी भी काट सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। टू बी रजिस्टर्ड फॉर टैक्स कलेक्टेड, फॉर टैक्स कलेक्टेड फिर नहीं बनेगा, फिर टैक्स कलेक्शन बनेगा, जरा फिक्रे की सेंस भी बनेगी। फॉर टैक्स कलेक्शन इन सेल्स टैक्स मोड, बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह लिया जाता है। ओके, ये जो रिटेलर होते हैं ना, रिटेलर ये भी होते हैं छोटे बड़े, स्मॉल और बिग रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर्स जो होते हैं ना, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना, नो रजिस्ट्रेशन। और जो बिग रिटेलर्स हैं ये अपने आप को रजिस्टर करवाएं। लेकिन स्मॉल रिटेलर्स की भी जान नहीं छोड़नी, ये टैक्स पे करेंगे लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे। टैक्स पे करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये अपने आप टैक्स पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से, ये नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करते हैं, 100 वाली चीज 117 की बेच के। इनका बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल के जरिए कलेक्ट होता है और इनका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इनका। इलेक्ट्रिसिटी बिल से ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। कैसे? हुकूमत छोटे छोटे रिटेलर्स के पास जाके सेल्स टैक्स नहीं ले सकती, ये लोग लिफ्ट में नहीं कराते हुकूमत को। तो हुकूमत ने क्या काम पकड़ा हुआ है? छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं इन लोगों के लिए काम पकड़ा हुआ है, इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल में अंदाजन कुछ ना कुछ सेल्स टैक्स डाल के भेज देते हैं। हालांकि उनको पता भी नहीं हुकूमत को इनकी सेल कितनी है, उस पर 17% कैसे लगाना है, बस अंदाजे के तौर पर इनके बिजली के बिल में सेल्स टैक्स डाल के भेज देते हैं। तो इन लोगों को फिर अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच रहा है। किस फॉर्म में? बिजली के बिल के फॉर्म में। और बाकी जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उनके बिजली के बिल में सेल्स टैक्स लग के नहीं आता, फिर वो अपने आप को जाके क्या करवाते हैं? रजिस्टर करवाते हैं। आगे इनकी तफसील जानने की जरूरत नहीं, इनकी नॉर्मल तरीके से डील करेंगे हम इनके सवालों को। और रिटेलर्स की वैसे जिस तरह कॉन्सिक्वेंसेज है ना सेल्स टैक्स के, वो हमारे सिलेबस में वैसे ही नहीं है। तो रिटेलर्स में बड़ी कैटेगरीज हैं और अजीब सी मैकेनिज्म कर दिया उन्होंने सेल्स टैक्स का रिटेलर्स के लिए, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये याद करना में जरूरी है। तो छोटे मोटे रिटेलर कौन होंगे? जिनसे टैक्स लेना मुश्किल होगा, उसका क्या हाल है? बिजली के बिल में टैक्स डाल के भेजें। बिजली का बिल 10,000 रुपए 12,000 रुपए बिजली का बिल भेजते हैं, हुकूमत को तसल्ली हो जाएगी कुछ ना कुछ आ गया है, हालांकि उसको पता भी नहीं हुकूमत को उस बंदे की सेल कितनी है। और बड़े रिटेलर्स रजिस्टर करवाएंगे, वो जा भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं बातें डिस्कस करनी होती खुद करता। अ रिटेलर हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, वो रिटेलर जिसने सेल्स टैक्स पे करना है, हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, ये होते हैं बिग वाले। अ बिग रिटेलर हु इज रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स, एक्सेप्ट such retailer required to pay sales tax through, except retailer required to pay sales tax through his बिजली का बिल। तो किसको हमने डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया? अब बता दें किन किन लोगों को रिलैक्सेशन अवेलेबल है। कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स सबने रजिस्टर करवाने अपने आप को, या कॉटेज वाले ना भी रजिस्टर कराएं तो खैर है? रिटेलर सबने रजिस्टर करवाना है, या जिनका बिजली का बिल में डाल के आ रहा है उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाना? जिनका बिजली के बिल में डाल के सेल्स टैक्स आ रहा है वो छोटे रिटेलर है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर। बड़े और छोटे मैन्युफैक्चरर में आपको रूल पता है कौन होते हैं? छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो 4 शराइत पूरी कर रहे हो, लेकिन बड़े और छोटे रिटेलर की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आप ये नहीं क्लास के बाद में से पूछ सकते सर छोटा रिटेलर कौन होता है, उसकी सेल कितनी होती है, उसके एम्प्लॉइज कितने होते हैं, ये सवाल हमारे स्कोप में नहीं है। तो बस छोटा और बड़ा बस नाम याद कर लिया, लेकिन छोटा बड़ा भी पेपर में यूज नहीं करना। पेपर में ये लाइन आपको समझानी थी जिसके लिए ये बताया जा रहा है। तो बता दें किन किन चीजों को हमने रजिस्ट्रेशन से बाहर निकाल दिया है। बस 2-3 चीजों को हमने रजिस्ट्रेशन से बाहर निकाला है। किसको? एक और ऐसा रिटेलर जिसको बिजली के बिल में डाल के टैक्स भेजा जा रहा है। डन। चैप्टर 22 पे आ जाए। अच्छा अब यार ये सारा साथ साथ याद करें। मैन्युफैक्चरर अदर देन ऑल रिटेलर्स एक्सेप्ट सच रिटेलर्स हु पे सेल्स टैक्स विद इलेक्ट्रिसिटी बिल। तीसरा होलसेलर, डीलर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, कमर्शियल एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन द सेल्स टैक्स रिफंड ऑन हिज कौन सी सेल? जीरो रेट सेल। और एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर फलान लॉ और फॉर टैक्स कलेक्शन इन सेल्स टैक्स मोड। डन। इसके बाद अगली डेफिनेशन जो आज हमने पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? टैक्सेबल एक्टिविटी की। अच्छा, टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन के बाद अब आप पेज 439 पे
ये 3 डेफिनेशंस मुझे बता दें जो एक एक लाइन वाली हैं, ये भी हमने पढ़ ली है, कल इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे। सेल कितने किस्म की है? नंबर 1 एंड नंबर 2 एग्जैम्प्ट सेल। टैक्सेबल सेल के लिए होंडा कार जहन में ले आए। होंडा कार्स टैक्सेबल एट 17% भी कर रहे हैं, 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10 हज़ार की भी बेच रहे हैं, और 30 लाख वाली गाड़ी बाहर के मुल्क में 30 लाख की भी बेच रहे हैं। और इसके लिए जहन में आप मवेशी मंडी ले आए, वहां पे लाइव एनिमल 100 वाला कितने का मिल रहा है? 100 का। लाख वाला जानवर लाख का मिल रहा है, ठीक है जी। एग्जैम्प्ट सेल, पहली डेफिनेशन बताएं। एग्जैम्प्ट सेल मींस अ सेल व्हिच इज एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसका कोई ऐसा मजा नहीं आया पढ़ के। अच्छा, जीरो रेट सेल। जीरो रेट सेल, जीरो रेट सेल मींस अ सेल व्हिच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ, ये भी कोई मजा नहीं आया डेफिनेशन पढ़ के, व्हिच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। अच्छा, लेकिन इसकी तफसील आएगी यार सेक्शन 4 में, कौन कौन सी चीजें जीरो रेट है। सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे कि जीरो रेट सेल में कौन सी सेल आती है? एक्सपोर्ट सेल। अच्छा, अब बड़ी मजे की डेफिनेशन है टैक्सेबल सेल। कौन सी डेफिनेशन है? कौन कौन सी डेफिनेशन हो गई है? एग्जैम्प्ट और जीरो रेट। अब कौन सी आने लगी है? टैक्सेबल। अब टैक्सेबल सेल की डेफिनेशन में ना दो चीजें आपने देखनी है। असल में इसकी एक ब्रांच जो है, सब ब्रांच शाख इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, लेकिन टैक्सेबल सेल ना दोनों को कहते हैं। इसे कहते हैं टैक्सेबल एट 17, इसे कहते हैं टैक्सेबल एट 0। टैक्सेबल एट 0 इसे इसलिए कहते हैं ताकि मुरलीधरन को थोड़ा सा एहसास भी दिलाएं, भाई टैक्स है लगता लेकिन चल तेरे लिए 0, इसीलिए इसे कहते हैं टैक्सेबल। लेकिन एट, अगले को आप जो है को फायदा दे रहे हो तो उसको एहसास भी कई लोग कहते हैं दिला दो वरना वो ज्यादा ही चौड़ा हो जाता है। तो अगले को बताओ भाईजान क्या चक्कर चल रहा है, पढ़ें। टैक्सेबल सेल मींस अ सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ये तो टैक्सेबल गुड्स नहीं है रोटी वगैरह। टैक्सेबल सेल मींस अ सेल ऑफ मेड बाय इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। अदर देन टैक्सेबल सेल में कौन सी सेल नहीं आएगी? एंड इंक्लूड अ जीरो रेट सेल, एंड इंक्लूड अ जीरो रेट सेल। तो बता दी टैक्सेबल सेल की डेफिनेशन क्या बनी? टैक्सेबल सेल इज अ सेल मेड बाय इंपोर्टर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, बट अदर देन, बट इंक्लूड जीरो रेट सेल। तो टैक्सेबल सेल फिर दो किस्म की होगी, टैक्सेबल एट 17% एंड टैक्सेबल एट, तो याद रखिएगा ये जो जीरो रेट सेल है टैक्सेबल सेल का एक हिस्सा है। ओके, पिछले सफे पे आए, पेज 438, ये वाली डायग्राम का मतलब बताएं। पिछले सफे पे आ जाए ना, एक डेफिनेशन है हमारी सप्लाई की, उसे भी फारिग करें। ये आपको यहां से सही नहीं नजर आ रहा होगा, बुक में मेरे ख्याल से शायद सही नजर आ रहा हो, बुक में सही नजर आ रहा है, ठीक है। सप्लाई, ये सेल, सेल कितने किस्म की है जी? सेल में आप चीजें डिस्पैच करते हैं कस्टमर को, ये तो सेल है, ये तो सेल है। मिसाल के तौर पे टिश्यू पेपर का डब्बा है, अब टिश्यू पेपर का डब्बा जो है वो आपने 500 टिश्यू पेपर के डब्बे बेचे, ये तो सेल हो गया। एक टिश्यू पेपर का डब्बा गिफ्ट पे दे दिया किसी को, एक ये हमारे लॉ में सेल की डेफिनेशन में आएगा। एक टिश्यू पेपर का डब्बा आपने किसी को किस्तों पे बेच दिया, अब टिश्यू पेपर के डब्बे तो किस्तों पे नहीं बिकते लेकिन फिर भी चले, टिश्यू पेपर का डब्बा किस्तों पे बेच दिया। एक टिश्यू पेपर का डब्बा आप घर लेके चले गए, बेवने का पसीना आ रहा है, आपने का डब्बा आपके लिए सॉरी टिश्यू पेपर डाल के, रिस्पेक्ट दिया करें यार। अच्छा जी, बिजनेस यूज, बिजनेस यूज, एम्प्लॉइज को पसीना आ रहा था तो आपने बिजनेस में ही वो टिश्यू पेपर का डब्बा यूज कर लिया, बिजनेस यूज। नॉन बिजनेस यूज, ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वालों को आपने टिश्यू पेपर का डब्बा दे दिया। लॉ मेकर कह रहे हैं ये जो टिश्यू पेपर का डब्बा दिया 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 दिया, जो बार बार आप लॉस बोले ना, दिया जलाया, ये सारी सेल है। अब आप तो कह रहे होंगे ये मेरी सेल नहीं है, मेरी सेल सिर्फ कौन सी है? जो मैंने बेचे हैं टिश्यू पेपर के डब्बे, क्योंकि एक बार याद रखिएगा, जो टिश्यू पेपर का डब्बा आप बेचेंगे उसके 17 रुपए आपके पास आएंगे, 117 का बेचेंगे उसके 17 आएंगे आपके पास। लेकिन इन टिश्यू पेपर के डब्बों के आपको, इसके भी शायद आ जाए सेल अगर आपने किस्तों में की है, लेकिन इन टिश्यू पेपर के डब्बों के आपके पास 17 रुपए नहीं आएंगे। तो बता दें सेल अच्छा लफ्ज है या फिर सप्लाई अच्छा लफ्ज है? सप्लाई अच्छा लफ्ज है। सेल बड़े तंग से मानी देता है, रिस्ट्रिक्टिव माने देता है, सप्लाई बड़े ब्रॉड माने देता है। तो लॉ में किसकी डेफिनेशन है? अब हम जो पढ़ने लगे हैं सेल की डेफिनेशन है या सप्लाई की? और हम सेल पे 17% लगाया करेंगे न्यूमेरिकल्स में या सप्लाई पे 17% लगाया करेंगे? इसलिए बार बार इनपुट आउटपुट के अंदर भी वो सेल का लफ्ज यूज कर रहा था या सप्लाई रिसीव, सप्लाई मेड लफ्ज आ रहा था। सप्लाई मेड पे आपने सेल्स टैक्स लगाना है, तो सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सप्लाई ऐसा कोई आसान बात नहीं है। ओके, तो सप्लाई इंक्लूड्स सेल, सप्लाई इंक्लूड्स गिफ्ट, सप्लाई इंक्लूड्स किस्तों पे बेचना, सप्लाई, ये मुश्किल सा लफ्ज लिखा है, ये ऊपर आ जाएगा अभी। सप्लाई इंक्लूड्स घर लेके जाना, सप्लाई इंक्लूड्स टिश्यू पेपर के डब्बे अपने ही एडमिन ऑफिस में, अपनी ही फैक्ट्री में यूज कर लेना, लेबर को दे देना। सप्लाई इंक्लूड्स गुड्स गिवन इन चैरिटी। बताएं जी सप्लाई में क्या क्या लाई? सप्लाई मींस, सप्लाई में क्या क्या आता है जी? सेल, पुटिंग टू प्राइवेट यूज, पुटिंग टू घर लेके चले जाना, बिजनेस में यूज कर लेना, पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज ऑफ टिश्यूज प्रोड्यूस्ड, ऑफ टिश्यूज प्रोड्यूस्ड। जो टिश्यू आपने प्रोड्यूस किए हैं वो लेके कहां चले गए? घर। वो लेके कहां चले गए? अपने बिजनेस में। वो लेके कहां चले गए? नॉन बिजनेस, चैरिटी कर दी।
अच्छा कितना आसान लफ्ज है गिफ्ट, लेकिन कितनी मुश्किल डेफिनेशन है इसकी, और देते हुए बंदे का दिल कितना हल्का। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो जज्बे से दिया गया। अच्छा तो गिफ्ट बताएं जी, गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है? समझ आ रही है आपको डेफिनेशन गिफ्ट की? बहुत मुश्किल डेफिनेशन इसने बना दी गिफ्ट की, बात सादा सी कर देता तो टेंशन ना होती हमें। गिफ्ट की डेफिनेशन समझ आ रही है कोई? नहीं समझ आ रही? फ्री का लफ्ज लिख देता। अच्छा ये डब्बा है, भाई ने घड़ी पहनी हुई और मोबाइल में लगे हुए हैं, ये मोबाइल में लगे हुए, अच्छा अच्छा ठीक है, ये डब्बा है, ये डब्बे के अंदर टिश्यू भी है फर्ज करें, ये डब्बा है, ये डब्बा मैंने भाई को पेश किया, मैंने कहा मैं ट्रांसफर करता हूं ये डब्बा आपको, ट्रांसफर ऑफ राइट, और आपको ये हक देता हूं कि इसको बेच सकते हो आप एज ओनर, ओनर बन के बेच सकते हो। तो मैं इसको ये डब्बा देते हुए, आज रिकॉर्डिंग करो इस चीज की, मैं इनको खड़े हो जाए, मैं इनको डब्बा पेश कर रहा हूं, डब्बा पेश कर रहा हूं, और डब्बा पेश करते हुए अभी अभी से लेना नहीं छूट जाएगा, मैं इनको डब्बा पेश करते हुए ये कह रहा हूं आई एम ट्रांसफरिंग यू दिस डब्बा एंड यू कैन सेल इट एज ओनर, ये कह के चला गया। अब ये अंग्रेजी का उर्दू तर्जमा करवा रहे साथ वाले से, यार ये क्या कह के गए हैं, आई ट्रांसफर यू, बेजा आई ट्रांसफर, बैठ जाए, आई ट्रांसफर यू दिस डब्बा एंड आई एम गिविंग यू द राइट टू डिस्पोज ऑफ द डब्बा एज ओनर, ओनर समझ के इसको बेचना चाहो बेच दो। तो बता दें फिर ये क्या है? गिफ्ट नहीं है, ये बला है। चलें जी, सप्लाई में आप क्या क्या आता है? सप्लाई मींस सेल, सप्लाई मींस गिफ्ट, सप्लाई मींस इंक्लूडिंग सेल अंडर अ किस्तों का एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं किस्तों पे चीज बेचना, एंड आल्सो इंक्लूड्स पुटिंग टू प्राइवेट यूज, पुटिंग टू बिजनेस यूज, पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स ऑफ टिश्यूज प्रोड्यूस ड्यूरिंग। असल में तो आप टैक्सेबल एक्टिविटी करने बैठे थे, लेकिन इधर उधर डब्बे भी जाने लग गए। असल में तो आप टैक्सेबल एक्टिविटी करने बैठे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन ऊपर पढ़ लिया हमने। असल में आपका मकसद तो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कभी कभी तोहफे में भी चीजें दे दी जाती हैं। हाँ लेकिन उनसे पैसे भी तो लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट बता देना चीज का। पॉइंट बी, आखिरी पॉइंट आज का, पॉइंट बी, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट। इसका मतलब बता दें, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट। रॉयल फैन का बैंक दिवालिया हो गया, रॉयल फैन का बैंक दिवालिया हो गया, और रॉयल फैन बैंक का लोन वापस नहीं कर सका। रॉयल फैन के जितने पंखे थे, बैंक ने कहा ये सिक्योरिटी के तौर पे रखवाए हुए थे, इनको बेचो। आप बताएं रॉयल फैन वो वाला पंखा 1000 वाला 1170 का बेचेगा, या 1000 वाला 1000 का ही बेच देगा? 1000 वाला 1170 के बेचेंगे, वो बैंक को नहीं बेचे जाते। वो प्लीज रॉयल फैन वो पंखे बैंक को नहीं बेचता, वो पंखे आम लोगों को बेचे जाते हैं, और आम लोगों को बेच के पैसे किसको चले जाते हैं? हाँ टैक्स तो गवर्नमेंट को जाएगा, वो अलग बात है, बैंक को आप आपका लोन वापस कर देते हैं। तो नीलामी में जो चीजें बिकनी है, बस इस तरह से बात याद रखें, मुश्किल चीज में ना जाए, मैंने ज्यादा तफसील कर दी। नीलामी में जो चीजें बिकनी है, क्या वो 100 वाली चीजें 117 की बिकेंगी, या वो खैर है 100 की बेच दें? पहले ही बेचारा बैंक करप्ट हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह ना सोचें। ऑक्शन नीलामी, जिसे क्या कहते हैं? डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ लोन। तो लिख लें, नीलामी में भी 100 वाली चीज 117 की बिकेगी। और नीलामी वैसे करने क्यों पड़ी है चीजों की, ये जरा बता दें। कोई बैंक करप्ट हुए में आप बैंक का लोन नहीं आपने वापस किया, तो नीलामी में भी 100 वाली चीजें 117 की बिकेंगी। अब क्या पसंद करेंगे आप चैप्टर 19 में आज? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकली कली, कली तो है नहीं इधर, आप कले कले बच गए हैं। चलें जाए, मजे करें, छोड़ें। हाँ बंद कर दो। अच्छा टेस्ट, टेस्ट यही वेबसाइट पे देख लिया करें सिलेबस, वेबसाइट पे देख लिया करें सिलेबस खुद ही, ये वहीं से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लें वहीं से। छोटा छोटा टेस्ट होगा। किसका कल क्यों आना था? वो तो आपको जाके खुद याद कराना पड़ेगा उन्हें, वो होता नहीं, वो करप्ट करवाया हुआ है, वो आपको जाके याद कराना पड़ेगा। हाँ जी।